अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर की एचबीएल पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एचबीएल पीएसएल स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलिंस। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक बार फिर डबल हेडर है। ग्रुप स्टेजेस के आखिरी मराहिल चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इस्लामाबाद के लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो जीत जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्वालिफायर खेलेंगे, हार जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान की टीम लाहौर कलंदर के साथ क्वालिफायर खेलेगी। जिस एस्पेक्ट से उनके लिए ज़रूरी है ये मैच जीतना। दूसरी जानिब आज मैच खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान। ये एक रस्मी सा मैच होगा बिकॉज कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो चुकी है और लाहौर कलंदर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे पूरे पैनल ने। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उधर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े रन लग रहे हैं सिक्कू भाई आजकल पीएसएल में, खासतौर पर पिंडी की पिच तो रन उगल रही है, मगर आज तो कुछ अजीब सा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि 10 ओवर में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रन बनाए थे। जो पेशावर की टीम थी उन्होंने 10 ओवर में 116 और एक खिलाड़ी आउट। तो इसका मतलब है कि उनको अगले 10 ओवर के अंदर कम से कम 90 या 100 रन तो बनाने चाहिए थे, बनते भी हैं जिस तरह के बनते हैं। मगर उसके बाद वो कोलैप्स ही हो गए और 179 यानी 63 रन किए उन्होंने। आप बाकी मानदा जो 10 ओवर थे, दैट्स अमेजिंग। इतना बड़ा चेंज आया है, ये कैसे हुआ? मैं इत्तेफाक से जब निकल गया था तो वो आखिरी के ओवर्स नहीं देख सका, मैं रोड के ऊपर था तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। भाई इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उस वक्त एक ही विकेट गिरी हुई थी और मोहम्मद हारिस क्रीज में मौजूद थे और वो काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे थे। शायद इसी के बाद हारिस की विकेट गिरी, उसकी वजह से थोड़ा सा रन रेट गिर गया। हम इस मैच के बारे में मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त चल रहा था तो सिकंदर बख्त से एक सवाल ज़रूर बनता था, लेकिन फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं कल के मैच की तरफ। क्या मैच हुआ है? 515 रन बने एक दिन में, एक मैच में, और T20 की तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ना सिर्फ दोनों इनिंग्स में जो स्कोर हुआ ना सिर्फ वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, बल्कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो रिस्पांस था सेकंड इनिंग्स में, आज तक 253 रन T20 क्रिकेट में कभी नहीं बने थे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर को भी ये क्रेडिट जाता है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। वो अलग बात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन इस मैच में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। खासकर उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार थी। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो 262 रन के जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 253 रन ही बनाए। इससे कबल किसी एक टीम में, किसी भी टीम ने, किसी दो टीमों ने 515 रन नहीं बनाए थे। ये अब तक का सबसे ज़्यादा मजमूई टोटल था और बड़े रिकॉर्ड टूटे। हम उस्मान खान की बात कर रहे थे। उस्मान खान ने कल 23 तरीन सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की और इवेंचुअली 43 बॉल्स पर 120 रन बनाए। मैचेस शायद रोज़ाना देखने का मौका नहीं मिलता आपको, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कुछ दो इस किस्म के मैचेस हमने देख लिए हैं। या ऐसा ही है बिकॉज इससे पहले भी जो मैच खेला गया उसमें भी 250 से ज़ायद रन लगे और वो ऑलमोस्ट चेज़ भी हो गए थे। मैं दानिश ये देख रहा था, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक रिकॉर्ड साज मैच, और कल का मैच जिसने मिस किया, हम तो बात कर रहे थे कोयटा और ज़ल्मी के मैच की, उससे भी 2 हाथ बढ़कर ये मैच हुआ। तो बात दरअसल ये, कुछ लोग बात कर रहे हैं जी बाउंड्री छोटी है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पिच जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर बॉलर्स का कत्लेआम हो, लाठी चार्ज जो है वो बैट्समैन करें। देखें कल उस्मान को कितने कैचेस ड्रॉप हुए और मूड ही नहीं लग रहा था कल कोयटा ग्लैडिएटर का। जहां पर सिंगल नहीं था उन्होंने ओवर थ्रो से 3-3 रन करवा दिए। एक मोमेंटम बना और उस मोमेंटम का उन्होंने भरपूर अंदाज में फायदा उठाया। आपने पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा के मैच का जिक्र किया, उसमें भी साइम अयूब के 3 कैच छुटे थे। तो एक प्लेयर के अगर 3 कैच छुटेंगे तो फिर रन तो लगेंगे। देखें दानिश, ये पार्ट एंड पार्सल है, खेल में कैच भी छूटते हैं, बैट्समैन बोल्ड भी होते हैं, नो बॉल भी होती है, नो बॉल के ऊपर आप आउट भी हो जाते हैं, फिर डिसीजन जो रिवर्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। देखिए T20 क्रिकेट में जो टिकट लेकर आता है वो विकेटें उड़ती हुई देखने के लिए नहीं आता, वो चाहता है छक्के और चौके देखने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये बात हजम हो नहीं रही है। वही बाय द वे पिंडी की पिच है जहाँ एक दिन में इंग्लैंड ने जो है 500 रन लगा दिए थे 75 ओवर्स की बैटिंग में। तो इसको आपको क्रेडिट देना चाहिए कि जी एक ऐसी क्रिकेट हो रही है जो बाहर के मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं, आपकी क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, वो भी आपकी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। रन्स का सैलाब है, रन्स का तूफान जो है वो उमड़ आया है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। देखिए कराची में आपने देखा वहाँ रन्स भी बने, वहाँ विकेटें भी गिरी, वहाँ टीमें भी आ रही। आपने लाहौर में देखा, वहाँ थोड़ा सा मूड डिफरेंट था। पिंडी में इस टूर्नामेंट को एक नई हाइप मिल गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो दोनों मैच है वो रस्मी मैच है क्योंकि आखिरी 4 टीमों का फैसला हो चुका है। लेकिन उस्मान को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलें। और दानिश, आज आप किसी से पूछे ना कि आप बैटिंग में किस तरह खेलते हैं, कवर ड्राइव करते हैं, हुक करते हैं, पुल करते हैं, आज के बच्चे आपको पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं मैं 360 खेलता हूँ। तो अब बॉलर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ गेंद करे, वहाँ गेंद करे, वो यॉर्कर करे, आपको ब्लॉक होल में बॉल करे, बस उसको जो है वो जाकर
पिटने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, कल बेशक रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने, दोनों ही टीमों ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा किया, उसके बावजूद कल अब्बास आफरीदी हैट्रिक करने में कामयाब हुए, 5 विकेटें उन्होंने ली। तो बॉलर अगर सही बॉलिंग करे और फील्डर्स उसका साथ दें तो अच्छी विकेट पर भी विकेटें मिलती हैं। देखिए दानिश, सबसे पहले अगर आप पहले बैटिंग की बात करते हैं तो कोयटा ग्लेडिएटर की अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो कोई ना मुझे नसीम शाह नज़र आए ना मोहम्मद सैन नज़र आए, इंजरी थी या नहीं खेलना चाहते क्या वट पर कोयटा ग्लेडिएटर की बॉलिंग जो थी ना वो इतनी जो लेवल पे नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और ऊपर उस्मान खान ने जिस तरह शो किया है और इस तरह के प्लेयर हमें चाहिए, और जिस तरह की उसने बैटिंग कर दी है उसने बिल्कुल सबको हैरान कर दिया कि इस तरह भी क्रिकेट होती है। 262 स्कोर कर लेना और उसके बाद उसको वो भी चेज होने जा रहा था, वो भी 10 स्कोर से या 9 स्कोर से वो रह गए। तो इस तरह की क्रिकेट कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। और ये कि लाहौर में जब मैचेस होंगे तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट होगी, पिचेस डिफरेंट होती है। और कोयटा ग्लेडिएटर की जो बॉलिंग थी ना वो आपको मार्क नहीं थी जिस तरह की एक फ्रेंचाइज की बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए और जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए। फील्डिंग में भी वैसे ही क्लैप्स नजर आए, डेफिनेटली उनके लिए बड़ा डू एंड डाई वाला मैच था। तो जिस तरह कोयटा ने एफर्ट की है तो मुझे लग रहा था अगर ये मैच जीत जाते तो फिर ये हिस्ट्री बन जानी थी। सबकी स्माइल एक तरफ, भट्टी साहब की स्माइल एक तरफ, शायद ये भी वजह है कि भट्टी साहब लाइव मैचेस देख रहे हैं और ये धुआंधार बैटिंग हो रही है और ये जो एक्साइटमेंट है ये लाइव विटनेस कर रहे हैं। भट्टी साहब PSL 8 में तो हमने कुछ नया देख लिया कि यंगस्टर्स जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते आए वो इस बार हमें बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मोहम्मद हारिस, क्या साइम अयूब, कल उस्मान खान को हमने देखा तो बड़ा ही प्रेशर क्रिएट हो गया है पाकिस्तान की नेशनल स्क्वाड के प्लेयर्स पर। और ऑलरेडी जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ होने वाली है उसके लिए बातें हो रही हैं कि नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम बनाई जाएगी, नया कप्तान होगा। क्या बाज़गश सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद इस नुक्ते पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल में रेस्ट देकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का तजर्बा किया जाए। लेकिन वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी हैं, मीडिया से भी डर रहे हैं, हार से भी डरते हैं कि अफगानिस्तान की टीम, अगर आपको याद हो कि एशिया कप में तकरीबन अफगानिस्तान पाकिस्तान से मैच जीत गया था अगर नसीम शाह आखिर में 2 छक्के ना मारते। तो कल तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हारून रशीद साहब यहाँ लाहौर में, उस वक्त अनाउंस होगा। लेकिन अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ या थोड़ा ज्यादा बाखबर है, डबल माइंडेड है। नसीम शाह अनफिट हैं, हारिस रऊफ को भी आराम देना चाह रहे हैं, साइम अयूब टीम में वापस, बल्कि साइम अयूब पहली बार टीम में आएंगे, एहसानुल्लाह पहली बार टीम में आएंगे, आजम खान कमबैक करेंगे। लेकिन जो बात हो रही है ना उस्मान खान की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कल उस्मान खान ने जब बताया तो मैंने बहुत हैरत का इजहार किया कि हमारे सिस्टम में प्लेयर किस तरह इग्नोर होता है कि उस्मान खान का ताल्लुक दानिश बेसिकली सियालकोट से है। वहां उनको मौका नहीं मिला, कराची में आए, 5 साल पहले उनको 2 फर्स्ट क्लास मैचेस मिले, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेंचुरी बना रहे हैं, T10 के बेस्ट बैट्समैन है। 2021 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब नदीम उमर साहब और आजिम खान का क्रिकेट क्लब है उसके ये प्लेयर हैं। लेकिन कोयटा ने पिछले साल इसको छोड़ दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जब इसने सेंचुरी बनाई मोहम्मद रिजवान की टीम की तरफ से, तो मोहम्मद रिजवान उसको मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से लेकर आए। कल उन्होंने जो सेंचुरी बनाई वो फिर कोयटा ग्लैडिएटर को उन्होंने टूर्नामेंट से बाहर करवा दिया, बल्कि शान मसूद की जगह उनको रिप्लेस किया गया। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अभी जो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम नए प्लेयर्स को मौका दे दें, लेकिन जो मुझे उड़ती उड़ाती सुनने को मिल रही है कि प्लेयर्स की तरफ से PCB के इस फैसले का बहुत अच्छे अंदाज में खैर मकदम नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा यहाँ PCB के बड़ों से सवाल है कि ऐसा ना हो कि
पीसीबी तजर्बात करे। खुदा वो न तो खास्ता भट्टी टीम हार साहब जाए। देखें, पाकिस्तान की तारीख रही है, जब भी टीम में चेंजेस की बात की जाती है, जो ऑलरेडी टीम में खेल रहे हैं वो कैसे खैर मकदम कर सकते हैं, क्योंकि एक मैच में किसी नए टैलेंट को आजमाने के लिए भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए हमारे प्लेयर्स तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं उनको सारे मैचेस खिलाए जाएं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ये भी खबरें सुनी कि कोई निगल कैरी कर रहा है, कोई 100% फील नहीं कर रहा है, उसके बावजूद वो मैच ज़रूर खेलता हुआ नजर आया हमें। बट आलिया, कमिंग बैक टू PSL, हमें बहुत टाइम मिलेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ पर और स्क्वाड पर बात करने का। मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं, शो से पहले भी हम बात कर रहे थे। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एटलीस्ट फैंस के लिए तो। हाँ दानिश, दिल है कि मैं कोयटा पे बात करूं क्योंकि कोयटा हमारे दिलों से बहुत करीब है और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो निकल गए हैं। मगर इनके जो इश्यूज हैं, जिस तरह से अभी बात हो रही थी उस्मान खान की कि वो उसी क्लब से खेलते हैं और उन्होंने कल बाहर किया अपनी सेंचुरी से, इसी तरह इनके कुछ फैसले जो हैं वो बिल्कुल समझ से बालातर हैं। आजम खान और साइम अयूब को इन्होंने किया, ट्रेड किया, शोएब मलिक को यहाँ पे ले आए और आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू से। उमैर बिन यूसुफ का आपको याद होगा, हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं जी, कि टीम में बिल्कुल, खेल रहे बिल्कुल। हैं फिर भी आप उनको खिला नहीं रहे हैं, तो अगर चांस आपको नहीं- टैलेंट नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जा सकता है? और खास तौर पे जो आज मोइन खान का जो कल स्टेटमेंट था उन्होंने जो दिया है सरफराज के बारे में कि आपके सामने रिजवान है जो इतना मेहनती है, तो आप 2019 से अगर आप देखें उन्होंने भी लफ्ज यूज किया है कि वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे, तो फिर आप जूनियर्स के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। तो ये पॉइंट ये है कि आप सरफराज कहते हैं कि जी एक तो हासा रंगा नहीं आए तो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना, फिर उन्होंने एक इनिंग्स पे कहा हमें पता नहीं था आजम खान हमारे साथ ये सलूक करेगा। आई मीन आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते मैचेस हारने के बाद। आपको कोर टीम को देखना होगा, जो चेंजेस नहीं हुई है ना कोयटा में। मैं तो इसमें नदीम भाई को भी ब्लेम करूंगी, इसलिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है, जरूरत से ज्यादा मुरव्वत दिखाई हुई है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, यहाँ पर कोई कप्तान चेंज हुआ, ना कोच चेंज हुआ, ना मैनेजर चेंज हुआ। आप लाहौर कलंदर को देखें, उनको कप्तान देखें, पेशावर ने बाबर को लिया, मुल्तान ने रिजवान को लिया। चेंजेस कहीं ना कहीं हो रही हैं, ठीक है, सवाए कोयटा के कि वो स्टक हैं अपने उन चीजों पे और एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो आपको यहाँ तक ले आए हैं। यानी 2019 में आप जीते और अब आप चौथा साल है कि आप प्लेऑफ में नहीं जा रहे। तो जो खामियां और कमजोरियां जहाँ पर हैं वहाँ पे जरूर इन चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और अगर तो कप्तान को आपने मुकम्मल फ्री हैंड दिया हुआ था तो फिर उनसे वो जवाब दें, अगर वो नहीं है तो फिर मोइन खान से भी पूछना चाहिए कि असल में ये जो हमारे बड़े प्लेयर्स है ना, ये सिर्फ जी आलिया, आई थिंक दैट सम्स इट अप परफेक्टली कि क्वेटा का इस साल क्या हाल रहा है और क्यों रहा है। आपने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समराइज़ कर दिया। हम अपने एक्सपर्ट्स को आज के 2 मैचेस पर भी ऑन बोर्ड लेंगे, आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है, इस पर भी अपने तमाम एक्सपर्ट से बात करेंगे। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलेंस। जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, फिर दीगर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। इस वक्त मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की 3 विकेटें गिर चुकी हैं ऑलरेडी, बट कॉलिन मनरो और गुरबाज खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और थोड़ी सी पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रज़ाक, इसी तरह खेलती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, खुलकर खेलती है, चाहे आगे पीछे विकेटें गिरती रहें, तो अभी भी गेम में है और जीत सकते हैं। डेफिनेटली देखें 179 डे में मैच जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे रात में स्कोर हो रहा है, डे में और ज़्यादा स्कोर होता है क्योंकि पिच इवन होती है, ना कोई लाइट्स का ना ड्यू का फर्क पड़ता है। तो अब ये कि सारा प्रेशरली गेम है। अगर ये डेफिनेटली आजम खान नहीं खेल रहे तो इनको थोड़ा सा नुकसान होगा, और फिर भी इनके पास इतनी डेप्थ है। आसफ अली भी फॉर्म में है और मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद को ये मैच ले जाएगी। ठीक है, बड़ी साहब, आजम खान का जिक्र किया अब्दुल रज़ाक ने, क्या अपडेट है उनकी? इनकी छोटी उंगली में बॉल लगी थी, क्या अपडेट है आपके पास? दानिश, मेरी परसों जब उनसे मुलाकात हुई थी तो स्वेलिंग तो थी उनकी उंगली पे, लेकिन मेरे ख्याल में प्लेऑफ तक, चूंकि अभी प्लेऑफ में तकरीबन 2 दिन का आज के बाद मजीद गैप है, तो मुझे लग रहा है कि प्लेऑफ तक आजम खान फिट हो जाएंगे। और आजम खान का फिट होना और परफॉर्म करना मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखें जहां बीच में मिडिल ऑर्डर बैटिंग फंसती रही
वहां आजम खान ने उसको निकाला। और जिस मैच में आजम खान अनफिट हुए वहां देखें कि इस्लामाबाद की टीम बिल्कुल वन साइडेड मैच हार गई। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नीचे से काफ़ी ऊम प्रोवाइड करते हैं आजम खान का इसलिए भी मैंने सवाल किया बड़ी साहब, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टेंशन नहीं है, उनके लिए बात हो रही है कि वो नेशनल टीम के लिए भी उम्मीदवार हैं, इसलिए मैंने उनका सवाल किया कि वो उस वक्त तक तो फिट हो जाएंगे। या एक अच्छा ऑप्शन है आजम खान पाकिस्तान के लिए, अगर उनका नाम आता है डाउन दी ऑर्डर आपको वो ऊम प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी पाकिस्तान तलाश कर रहा है काफ़ी अरसे से। दानिश, सिर्फ आजम खान नहीं, रिजवान की जगह 3 विकेट कीपर्स को T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। और तीनों तगड़े हैं। पेशावर ज़ल्मी के हसीबुल्ला, आजम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और पेशावर ज़ल्मी के ही मोहम्मद हारिस, और एक विकेट कीपर जो है एज ए विकेट कीपर खेलेगा, दूसरा विकेट कीपर एज ए बैट्समैन खिलाने की जो है वो सोच इस वक्त जहन में मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई दबाव में है कि रिजवान और सरफराज को ड्रॉप करने के हवाले से या उनको आराम करवाने के हवाले से, तो सिर्फ रिजवान और बाबर नहीं, नसीम शाह भी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए आराम करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये बताऊं कि कम से कम 10 खिलाड़ी जो कि ICC वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा थे पिछले साल, वो पाकिस्तान की टीम में नहीं होंगे। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तान टीम के लिए क्रूशल सीरीज़ है, हम अफगानिस्तान से हार गए तो क्या होगा, तो बड़ा क्लियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस के भाई बात दरअसल ये, आप ICC वर्ल्ड T20 में पर्थ में जिम्बाब्वे से हारे हैं, आप एशिया कप में जो है बाबर आजम और रिजवान खेल रहे थे, ऑलमोस्ट आप हार गए थे अगर नसीम शाह 2 छक्के नहीं मारते। तो आपको जब बड़े फैसले करने होंगे तो फिर आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा कि नतीजा आपके अगेंस्ट हो सकता है। आप इन लड़कों को यहाँ मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? ये बहस कितने देर से चल रही है? सवाल करूँ मैं, याया क्या आज आपका मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसके अंदर आपने एजेंट्स की बात की थी। जी सिकंदर बख्श साहब, इस हवाले से भी बहुत सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोच रहा है, क्योंकि एजेंट का इशू ये है कि पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो एक ही एजेंट के पास है। और माजी में माजिद भट्टी साहब भी ये बात करते रहे हैं कि अब से माजी में जो क्रिकेट बोर्ड था, चीफ सेलेक्टर जो थे वो सिर्फ एक ही एजेंट के खिलाड़ियों को जो है वो मुंतखब करते थे। और कहानी खुलेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कमीशन वगैरह था क्या उसमें? नहीं, होता यह है कि एजेंट के साथ खिलाड़ी एसोसिएट होते हैं और फिर वो जो एक ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप के लड़के खेल रहे होते हैं। उन्हीं की राह हमवार हो रही होती है, उन्हीं का केस लड़ा जा रहा होता है, छोटी सी परफॉर्मेंस पर भी एक हफ्ता उनकी सोशल मीडिया पर पजीराई होती रहती है। वो अलग बात है कि उसी मैच में जैसे अभी बहुत सारे लोगों को डिफेंड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और पुरानी फुटेजेस निकाल के उनकी शेयर की जा रही है। तो ये सारे काम हुए हैं जो अच्छे एजेंट्स करते हैं। वाकई में या कहना पड़ेगा अच्छे एजेंट्स हैं वो, जब भी उन्होंने उनको 4-4, 5-5 साल पाकिस्तान रखा हुआ है। नहीं, वो सिर्फ मैं आपको दानिश बताऊं, वो सिर्फ एजेंट जो है ना, वो सिर्फ खिलाड़ियों को मैनेज नहीं कर रहे और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह कल सिकंदर बख्श साहब मेरे शो में कह रहे थे कि भाई जिस तरह सियासत में जो है ना, आप किसी एक मखसूस पार्टी के बारे में कुछ कहते हैं फिर देखिए आपके साथ क्या। अब्दुल रज़ाक, आपके पास भी ऐसा एजेंट होता तो शायद आप अभी तक खेल रहे होते। एजेंट का बड़ा रोल होता है, और उस वक्त तो एजेंट सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करता था। अभी तो ऑफ द फील्ड भी जितने भी मामला था उसमें एजेंट को एज ए सेक्रेटरी हो या कोई ऐसे कोई हेल्पर हो उसके लिए यूज किया जाता है। और बड़ा आपका भी है एजेंट कोई? एजेंट के भी मेरा एजेंट तो अभी कोई नहीं है, खुद ही ऑफर आती है तो फिर आगे से एजेंट बन जाते हैं, तो वो फिर आगे डील करते हैं। तो आप रज़ाक साहब सिकंदर बख्श के बारे में सोचें, इनको एजेंट रख लें अपना। एजेंट 007 मेरा फोन नंबर। जी भाई साहब, देखिए पाकिस्तान में एजेंट्स का रोल माजी में भी बहुत भयानक रहा है। 2010 का जो फेमस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था, उसमें जो मरकजी किरदार थे वो भी उससे पहले प्लेयर्स के एजेंट थे। तो इसका मतलब है कि ये एजेंट जो है इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ है, इससे मुतालिक भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। इससे पहले भी हम नहीं पूछ पाए थे आपसे, बट अच्छा है कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। अच्छा है कि जो यंग लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है एटलीस्ट। होता है के जरिए आप अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं या उनको चांसेस देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना है कि वो जो इनसिक्योरिटीज सीनियर प्लेयर्स में आती हैं उनको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। लोग बिला वजह खौफजदा नहीं है, हो सकती है, बिला वजह नाराज नहीं है। उनको पता है कि एक दफा ड्रॉप होता है तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक जब आपका स्ट्रक्चर डिसऑनेस्टी पर खड़ा होगा और प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। आप इस नौजवान की बात सुन के मुझे इतना अफसोस हो रहा था, ये उस्मान खान की, जिसने फास्टेस्ट जी
आप पता ही नहीं, एक सीजन आपने खेलना है, फिर दूसरा सीजन तुम्हें यूएई से खेला कि शायद मुझे वहां से चांस मिल जाए। तो किस रूट से होके आ रहा है, तो टैलेंटेड लोग तो बिखरे पड़े हैं। अब उनको चैनलाइज करना और उनका सिलेक्शन ईमानदारी से करना, ये नीचे के सिस्टम से जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली आलिया, हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, जैसे आप कह रही हैं आलिया, टैलेंट बिखरा पड़ा हुआ है, पोटेंशियल जाया हो रहा है 5-5, 6-6 साल से, और पिछले 3 साल से ये बातें होती रही सिकंदर वक्त कि हमारे पास तो लड़के ही नहीं है, हमने टीमें इसलिए कम कर दी। नहीं, हर साल लड़कों के साथ होता रहा है कि उसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि जो उस्मान कह रहे हैं। उस्मान ने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले, सिर्फ 39 रन है, उन्होंने 19 T20 खेले, 550 रन है उनके। ठीक है सर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। सिकंदर बहुत शुक्रिया, याहिया हुसैनी बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल रज़ाक का, आलिया रशीद, आप सबका शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज एक मैच चल रहा है, एंजॉय करें, उसके बाद एक और मैच होना है, उसके बाद फिर हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।